क्लास 9th की साइंस में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं 10th चैप्टर और इसमें हम थ्रस्ट एंड प्रेशर से शुरू करेंगे। चलिए, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई कैमल कैन रन इन ए डेजर्ट इजीली? आपने कभी देखा है कि आसानी से किस तरह से कैमल जो है दौड़ जाता है रेगिस्तान में? व्हाई एन आर्मी टैंक वेइंग मोर देन 1000 टन्स रेस्ट अपॉन ए कंटिन्यूअस चेन? एक आर्मी का टैंक जो होता है वो एक लंबी चेन पे 1000 टन वजन को उठा के कैसे रखता है? वाई ए ट्रक और ए मोटर बस हैज़ मच वाइडर टायर्स? ट्रक और मोटर बस जो होती है उसके टायर जो होते हैं वाइडर क्यों होते हैं? वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस? जो कटिंग टूल होते हैं जो किसी चीज़ को काटने के काम आते हैं उनके एजेस शार्प क्यों होते हैं? इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द फिनोमिनन इन्वॉल्व्ड, इट हेल्प टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, इन सब कॉन्सेप्ट में जो था वो ये समझने का था कि जो नेट फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है जिसे थ्रस्ट कहते हैं, एंड ए फोर्स पर यूनिट एरिया जिसे प्रेशर कहते हैं। देखिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का फोर्स थ्रस्ट कहलाता है और एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर कहलाता है। ठीक है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कंसर्न, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उस पर काम कर रहे हैं इस तरह से। इसे समझने के लिए, थ्रस्ट और प्रेशर को समझने के लिए कुछ सिचुएशंस हम समझते हैं। You wish to fix a poster on a bulletin board as shown in figure. आप चाहते हो कि एक बुलेटिन बोर्ड पे एक पोस्टर फिक्स किया जाए। इस काम को करने के लिए you have to press drawing pins with your thumb. जो ड्राइंग पिन्स होती हैं वो आप अपने अंगूठे से उसमें चुभाते हो, प्रेस करते हो। You apply a force on the surface area of the head of the pin. आप उस जो पिन का हेड होता है उस पर एक प्रेशर अप्लाई करते हो। दिस फोर्स डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड। ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर किसके होता है? जो फोर्स होता है वो उसके सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। दिस फोर्स एक्ट ऑन ए स्मॉलर एरिया एज द टिप ऑफ द पिन। ये फोर्स कहाँ काम कर रहा है? उसके पिन के टिप के ऊपर काम करता है ना। आप हाथ से ही चुभा देते हो उसमें प्रेशर डाल के। यू स्टैंड ऑन ए लूज स्टैंड, आप एक लूज स्टैंड पे खड़े हो, जो मिट्टी है वहाँ पे खड़े हो आप। योर फीट गो डीप इन टू द सैंड, आपके जो पाँव हैं वो थोड़ा सा गहराई में चले जाते हैं मिट्टी में। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड, अब आप लेट जाइए इस मिट्टी पे। यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप इन द सैंड, आपकी जो बॉडी है वो उतनी गहराई तक नहीं जाएगी मिट्टी में जितने कि आपके पाँव गए थे। इन दोनों केसेस में जो फोर्स लगा है सैंड पे वो वेट ऑफ द बॉडी, दोनों में ही आपकी बॉडी का वेट है, लेकिन एक बार में वो ज़्यादा गहराई तक चले गए और दूसरी बार में कम गहराई तक चले गए। यू हैव लर्न वेट ऑफ द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, आपने देखा है कि फोर्स दोनों में ही नीचे की तरफ लग रहा है। हियर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड, और दोनों में ही जो फोर्स है वो सैंड के परपेंडिकुलर काम कर रहा है। आप खड़े थे तब भी फोर्स इस तरह से लग रहा था, आप लेट गए तब भी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है वो थ्रस्ट है। When you stand on loose stand, the force that is the weight of your body is acting on the area equal to the area of the feet. वो पूरा बॉडी का वेट आपके फीट के एरिया के अकॉर्डिंग प्रेशर डाल रहा है। जब आप लेट जाते हो तो वो फोर्स एक्ट करता है आपकी पूरी बॉडी जितना कांटेक्ट में आती है मिट्टी के उतने में एक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप लेट गए तो आपका एरिया बढ़ गया जो कि आपके पैरों से ज़्यादा है, इसीलिए जो इफ़ेक्ट है फोर्स का सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन एरिया का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। ऊपर वाले केस में जो थ्रस्ट है वो सेम है पर इफेक्ट है वो थ्रस्ट का वो डिफरेंट है, इसीलिए इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट। जो इफेक्ट है उस थ्रस्ट का वो उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाइल द स्टैंडिंग देन द वाइल लाइंग, जो थ्रस्ट का इफेक्ट है वो ज़्यादा है जब आप खड़े हो क्योंकि तब एरिया कम है, तो थ्रस्ट का इफेक्ट ज़्यादा है। जब आप लेट गए हो तब एरिया ज़्यादा हो गया, इसलिए थ्रस्ट का इफेक्ट कम हो गया। द थ्रस्ट ऑन द यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट को प्रेशर कब बोलते हैं? जब हम यूनिट एरिया की बात करते हैं।
ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट और एरिया। जो ऐसा यूनिट है थ्रस्ट की वो इक्वेशन में देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर की क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल का सहारा लेते हैं। ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg और डायमेंशन दी हुई है दोनों की अलग अलग सी। ठीक है, 40 सेंटीमीटर इंटू 20 इंटू 10। और इसका प्रेशर जो एग्जर्ट हुआ है टेबल टॉप पे वो हमें देखना है बाय वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज़ मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद द साइड डायमेंशन। देखिए दोनों का दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, हमने अभी थ्रस्ट में क्या पढ़ा है कि जो एरिया काम कर रहा है उस पर जो प्रेशर डाल रहा है हमने सिर्फ उसको देखना है। देखिए यहाँ पर ये टेबल टॉप पे ये इस तरह से है, तो ये वाला टेबल टॉप के टच में है और ये वाला है ना 20 और 10, यहाँ पे 10 और 40 ये वाला इसके टच में है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल अब क्या होना चाहिए, जो वुडन ब्लॉक है उसका मास है 5 kg। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, मास इंटू जी। जी क्या है 9.8, फोर्स क्या है मास क्या है 5 kg और जी है ये कांस्टेंट है 9.8, तो फोर्स क्या होगा 49 न्यूटन। लेकिन हमें एरिया भी देखना है कितना था वो, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमने 20 और 10 इसलिए लिया है क्योंकि ये उसके टेबल के कांटेक्ट में है। तो ये कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। लेकिन 200 सेंटीमीटर जो है हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऊपर न्यूटन है और न्यूटन क्या है, यूनिट है फोर्स की, ऐसा यूनिट है, तो हमें न्यूटन मीटर निकालना है। इसका प्रेशर जो है वो न्यूटन मीटर में आएगा। फिर दूसरे वाले का जो है वो भी हम इसी तरह से करेंगे, पहले हम उसका एरिया देख लेते हैं या फिर पहले हम उसका प्रेशर निकाल लेते हैं, कुछ भी कर लो, पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या है, दोनों का जो है वो ये निकल आएगा। एक का प्रेशर कितना निकला 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर और इसका निकला है 612 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्योंकि दोनों का वेट जो था सेम था। दस द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया एक्सर्ट्स ए लार्जर प्रेशर। जो सेम फोर्स है, मतलब फोर्स तो सेम है लेकिन एरिया जितना उसने कवर किया है उसके हिसाब से, जितना छोटा एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। स्मॉलर प्रेशर ऑन लार्जर एरिया, ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई ए नेल हैज़ ए पॉइंटेड टिप। इसकी वजह से यही होता है कि जो नेल होता है, जो कील होती है, उसका टिप जो पॉइंटेड होता है। जो नाइव्स होते हैं, चाकू, उनके शार्प एज होते हैं। बिल्डिंग की वाइड फाउंडेशंस होती हैं। ठीक है, अब हम करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। जो फ्लूइड होते हैं उनमें प्रेशर किस तरह से होता है। ऑल फ्लूइड एंड गैसेज, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड। जितने भी गैसेज हैं या फिर लिक्विड हैं वो सब फ्लूइड होते हैं। सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू द इट्स वेट। जो सॉलिड होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इसके वेट की वजह से। सिमिलरली फ्लूइड हैव वेट एंड दे ऑल्सो exert pressure on the base and wall of the container in which they are enclosed। वो प्रेशर exert करते हैं बेस पे और वॉल पे जिसमें वो enclosed हैं। प्रेशर exerted in any confined mass of the fluid is transmitted undiminished in all direction। वो मतलब यूनिफॉर्म तरीके से सभी डायरेक्शन में प्रेशर exert करते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे हम बायोन्सी को समझेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यू हैव एवर हर्ड हैड ए स्विम इन ए पूल और लेफ्ट फेल्ट लाइटर। क्या आपने कभी स्विमिंग पूल में स्विम किया है और आपको हल्का महसूस हुआ है। हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम ए वेल एंड फेल्ट दैट बकेट ऑफ द वाटर इज हैवियर व्हेन इट इज आउट ऑफ द वाटर। आपने कभी कुएं से पानी निकाला है, जब आपने पानी की बकेट को थोड़ा पानी से ऊपर लिया तो आपको ये हैवी लगी है। Have you ever wondered why a ship made of iron and steel doesn't sink in sea water? आपने कभी देखा है कि जो आयरन और स्टील की जो जहाज़ें होती हैं वो पानी में डूब क्यों नहीं जाती। But whether the same amount of iron or steel in the form of a ship would sink,
These questions can answered by taking buoyancy in consideration. इन सब का जवाब कहाँ है? buoyancy को आपको लेना पड़ेगा consideration में. Let us understand the meaning of buoyancy by doing an activity. एक activity करो, buoyancy समझ आ जाएगी. एक एम्प्टी प्लास्टिक बोतल लेनी है और इसके माउथ को आपने क्लोज कर देना है, एयर टाइट रखना है, इसमें स्टॉपर लगा देना है ताकि वो एयर उसके अंदर ना जा सके. अब इसको आपने पानी की फुल भरी हुई बकेट में डालना है. आपने देखना है कि बकेट में जो बोतल है वो तैर रही है. तैरती हुई बोतल को आपने पुश करना है पानी के अंदर. आप फील करोगे कि ये ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है. आपने फिर से इसको फर्दर पुश डाउन करना है ताकि वो नीचे चली जाए. आप देखोगे कि बहुत मुश्किल है कि उस खाली बोतल को, जो बंद हुई बोतल है जिसमें हवा भी नहीं है, जा भी नहीं सकती, वो पानी के अंदर डीप जाने में मुश्किल लग रही है आपको. इससे इंडिकेट होता है कि पानी जो है वो भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस बोतल पे ऊपर की डायरेक्शन में. जो ये अपवर्ड फोर्स है वाटर से, ये बढ़ता जा रहा है जैसे ही पानी की बोतल को, जो खाली बोतल है उसको आप नीचे की तरफ लेके जा रहे हो. जैसे ही आप नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, पानी उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है जब तक कि ये कम्प्लीटली डूब ना जाए. अब आप बोतल को रिलीज कर दो. इट बाउंसेस बैक टू द सरफेस. अब जैसे ही आप बोतल को छोड़ते हो, ये सरफेस पे फिर से आ जाती है. जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का, क्या इस बोतल पे काम नहीं कर रहा? नॉर्मल कोई चीज़ है, खाली बोतल को अगर आप हवा में छोड़ते हो तो वो नीचे गिर जाती है क्योंकि अट्रैक्शन है ग्रेविटेशन का. सो व्हाई डज इट बोतल स्टे इमर्स्ड इन वाटर आफ्टर इट इज रिलीज्ड? जो बोतल है वो पानी में डूबी क्यों नहीं रहती जब आप इसे छोड़ देते हो? तो आप पानी में इसको किस तरह से डुबोगे, है ना, उसका भी पता होना चाहिए. द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन द बोतल in the downward direction, so the bottle is pulled downwards, but the water exerts an upward force of the bottle, thus the bottle is pushed upward. We have learnt that the weight of the object is the force due to the gravitational attraction of the earth. हमें पता है कि जैसे ही हम बोतल को छोड़ते हैं तो वो पानी में डूब जाती है, लेकिन जो पानी का वेट है, पानी का फोर्स है, वो उसे ऊपर ले आता है. बोतल जो है ऊपर की तरफ आ जाती है, हम उसे नीचे की तरफ धकेलते हैं, फिर से पानी उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, इसलिए जो बोतल है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा आती है. हमने देखा है कि जो वेट होता है वही उसका फोर्स होता है ग्रेविटेशन का. व्हेन द बोतल इज इमर्स द अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड. जैसे ही पानी में डुबोगे उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पानी की वजह से लगता है वो फोर्स, और जो कि ज़्यादा होता है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसलिए वो ऊपर आ जाती है, राइज हो जाती है पानी में. पानी में पूरी तरह से डुबोने के लिए अपवर्ड फोर्स ऑन द बोतल ड्यू टू वाटर मस्ट बी बैलेंस्ड. पूरी तरह से डुबोने के लिए अपवर्ड फोर्स जो है और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो बैलेंस होना चाहिए. और ये कब अचीव होता है? जब हम उस पर अपना फोर्स और लगाते हैं. दिस फोर्स मस्ट बी लीस्ट इक्वल टू द डिफरेंस इन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बोतल. ये फोर्स कितना होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. जो डिफरेंस है अपवर्ड फोर्स के और जो वेट है बोतल के, उसके बराबर होना चाहिए. अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है पानी, जिसको अपथ्रस्ट बायोएंट कहते हैं. ठीक है, जो चीज़ तैर रही है वो किसकी वजह से? पानी के अपने फोर्स की वजह से, और उसी को अपथ्रस्ट और बायोएंट कहते हैं. In fact, all object experiences a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. The magnitude of this buoyant force depend on the density of the fluid. जब भी हम कोई चीज़ पानी में डालते हैं तो वो एक फोर्स महसूस करती हैं जिसकी वजह से बायोएंसी होती है. फोर्स ऑफ बायोएंसी जिसे कह सकते हैं. जो मैग्नीट्यूड है इस बायोएंसी का वो डिपेंड करता है फ्लूइड की डेंसिटी पे. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को पानी में डुबोते हैं तो पानी भी उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसे फोर्स ऑफ बायोएंस कहते हैं, बायोएंसी कहते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयर में ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा होने से वो चीज़ ऊपर तैरने लग जाती है. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 10.5.3. तब तक चैप्टर को आप पढ़ते रहिए. जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या दोबारा से वीडियो को सुन सकते हैं.
अगर आपको ये समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।